इधर सितंबर के दौरान कई दाल और चीनी की कीमतें बढ़ने के बावजूद आंकड़ों में महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर के दौरान रिटेल महंगाई दर 5.02% दर्ज की गई है, जो कि 3 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले अगस्त में रिटेल महंगाई दर 6.83% और जुलाई में 7.44% थी। सितंबर के दौरान सिर्फ दाल और चीनी की महंगाई में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि मसाले और अनाज की महंगाई भी ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद रिटेल महंगाई दर में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, रिटेल महंगाई के भीतर के आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्योंकि आंकड़े घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिटेल महंगाई के आंकड़ों को और थोड़ा करीब से खोलकर पढ़ने की जरूरत है विपुल, क्योंकि रिटेल महंगाई के आंकड़े में यह संभावना थी कि सब्जियों की और फलों की कीमतों में कमी के बाद इस महीने महंगाई का जो आंकड़ा आएगा उसमें कमी आएगी। लेकिन भीतर से देखें तो इसमें बड़ा अपसाइड रिस्क अभी भी बना हुआ है, खासतौर से खाद्य महंगाई को लेकर। अगर आप रिजर्व बैंक गवर्नर की ताजी टिप्पणी देखें या जो मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा के दौरान जो बातें कही गई थी उन्हें देखें तो वो भी इस बात से मेल खाती है। हम आपको अंदर के कुछ आंकड़े बताते हैं। अनाजों की महंगाई लगभग 9 से 10% के आसपास है अब पूरे भारत में, अगर आप ग्रामीण और शहरी इलाकों को एक साथ संयुक्त रूप से देखें। ग्रामीण इलाकों में जहां सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है वहां अनाजों की महंगाई 12% के आसपास, 11 से 11.5% के आसपास है। दहाई के अंक में बनी हुई सीरियल्स और उसके सीरियल्स के प्रोडक्ट्स की कि शायद अगर आप कंबाइंड इन्फ्लेशन देखें तो 11% के आसपास है। शहरों में ये लगभग 10% है। इसके अलावा अगर आप एग्स देखें, मिल्क प्रोडक्ट देखें, फ्रूट्स देखें और पल्सेस देखें, पल्सेस की महंगाई 16% से ऊपर बनी हुई है। स्पाइसेस की महंगाई 23% से ऊपर महंगाई दर दिख रही है। और अगर आप बाकी उत्पादों में देखें तो शिक्षा और सर्विसेज की महंगाई भी 8 से 9% से ऊपर बनी हुई है। तो सामान्य खपत की जितनी भी चीजें हैं, खाद्य और सेवाएं, उन सब में महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर 5% से 3-6% ऊपर है। और इसलिए ऐसा लगता है कि खरीफ के उत्पादन के आंकड़े आने के बाद या पता चलने के बाद अनाज की कीमतों की परिस्थिति के आधार पर यह महंगाई की में कमी बिल्कुल अस्थायी ही है, स्थायी नहीं होगी, क्योंकि इसमें तेजी से आगे बढ़ोतरी दिखाई देगी और अपसाइड रिस्क बना रहेगा हमेशा महंगाई में, अभी दिखता है। और ये लड़ाई अभी थोड़ी लंबी चलेगी। तो सर, इसका मतलब ये मान के चलें कि महंगाई में ये जो कमी है वो अस्थायी तौर पर नहीं आ रही है, ये आंकड़े आने वाले दिनों में बदलते हुए दिखाई देंगे? हाँ, 3 बड़े फैक्टर दिखेंगे आने वाले समय में। पहली चीज तो ये कि अनाज की कीमतों को लेकर हमने गेहूं की कीमतों में लगातार रिकॉर्ड तेजी देखी है बाजार में। चावल की कीमतें भी ऊंची हैं, पिछले 6 महीने से बढ़ रही हैं। और खरीफ की फसल के आउटपुट के आंकड़े आने बात स्पष्ट होगी। दालों की महंगाई हमने पहले से ही बताई, दहाई के अंक में बनी हुई है। ये 3 ऐसे कारक हैं जिनमें सरकार का कोई सीधा इंटरवेंशन नहीं है और इसलिए ये महंगाई, खाद्य महंगाई की बास्केट को महंगा करती रहेगी। दूसरा एक बड़ा इंपैक्ट जो भी नहीं आया है वो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का है। परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो महंगाई को लेकर ना तो रिजर्व बैंक और ना सरकार अभी रिलैक्स हो सकती है ऐसी स्थिति में, जबकि 5 से 6% की ट्रेजेक्ट्री लगातार बनी रहेगी। सर, अगर स्टेट वाइज देखें, ग्रामीण इलाकों को देखें, शहरी इलाकों को देखें, तो वहाँ पर महंगाई के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? वहाँ पे अंदर से क्या तस्वीरें निकल के आ रही हैं? ग्रामीण और शहरी इलाकों की महंगाई में ग्रामीण इलाकों में कई मामलों की महंगाई में, हम आंकड़ा देख रहे थे करीब से, ग्रामीण इलाकों में कई चीजों की सरप्राइजिंगली महंगाई शहरी इलाकों से काफी ज्यादा दिख रही है। इसमें खाद्य उत्पादों की महंगाई खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में महंगी है, जबकि आमतौर पर गांव में खाना सस्ता होता है। लेकिन महंगाई का आंकड़ा बता रहा है कि खाद्य उत्पादों की महंगाई वहां शहरी इलाकों से करीब करीब 2% ज्यादा है। और ओवरऑल जो ग्रामीण इन्फ्लेशन है, अगर आप आंकड़े को करीब से देखें तो ग्रामीण इलाकों में जो फूड की इन्फ्लेशन है वो शहरी इलाकों से थोड़ी, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन कम है पर अनाज की कीमतें ज्यादा हैं। लेकिन दोनों जगह अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में महंगाई की तो 6% से औसत ऊपर बनी हुई है। राज्यों में परिस्थिति थोड़ी फर्क है। राज्यों में भी ज्यादातर राज्य, हमें कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिनमें महंगाई का जो औसत स्तर इस महीने निकल कर आया ताजे आंकड़े में, उससे ऊपर हमें महंगाई दिखाई देती है। राजस्थान में महंगाई 6% से ऊपर है, जो चुनाव वाला राज्य है। मध्य प्रदेश की महंगाई दर में थोड़ी कमी दिख रही है, 4% के आसपास दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में करीब 5% के आसपास की महंगाई है। कर्नाटक में 6% के से ऊपर महंगाई की दर दिखाई दे रही है। हरियाणा में 6.49% की महंगाई दर है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और पावर सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन की वजह से अगस्त में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी ग्रोथ 14 महीने के उच्चतम स्तर 10.3% पर रही। 6 में से 3 क्षेत्रों में दहाई अंक में बढ़ोतरी देखी गई है। जुलाई के दौरान आईआईपी 6% थी, जबकि पिछले साल अगस्त में की ग्रोथ में 0.7% की
गिरावट देखने को मिली थी। सर, क्या आईआईपी की ग्रोथ से ऐसा लग रहा है कि सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में भी थोड़ा इजाफा देखने को मिलेगा? ये आंकड़ा थोड़ा सेटल होने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमें जो आईआईपी के ताजे आंकड़े मिल रहे हैं वो थोड़ा संतोष जगाते हैं। और उसकी वजह ये कि ये समय वैसे भी त्योहारों के उत्पादन का होता है और कंपनियां इस तिमाही में फेस्टिवल का सीजन जो अक्टूबर नवंबर में आता है उसके लिए उत्पादन करती हैं, तो उसका असर हमें उत्पादन बढ़ोतरी में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये ग्रोथ सस्टेन करती है अगले एक और महीने तक और पूरे तिमाही में रहती है, तो जीडीपी के आकलन में थोड़ा फर्क पड़ेगा।